नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम यूजीसी नेट हिंदी इकाई 3 पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सेटिंग में टाइम लग जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूजीसी नेट हिंदी इकाई 3 यहाँ पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम काव्य शास्त्र के टॉपिक को यहाँ पर लिए हैं। और इस काव्य शास्त्र के टॉपिक के अंतर्गत हमने यहाँ पर काव्य लक्षण को चुना है। तो काव्य लक्षण के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि संस्कृत साहित्य के आचार्य भी होंगे और ये जो आपके हिंदी साहित्य के आचार्य भी होंगे। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि थोड़ा सा मैं इसकी पहले वैलिडिटी, इसकी जो वो है मार्कर की, उसको थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। आप सभी जानते हैं थोड़ा सा ये मेरे लिए नया है, इसलिए मुझे टाइम लगता है इसको सेट करने में, लेकिन इसके बाद में सीधे टॉपिक पे आती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काव्य शास्त्र यानी कि काव्य लक्षण की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इसमें काव्य लक्षण के अंतर्गत सबसे पहले संस्कृत के काव्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो संस्कृत के काव्य लक्षणों में जैसे कि वामन, भरत मुनि, रुद्रट, मम्मट, भामा, दंडी आदि आदि आचार्यों को हम यहाँ पर लेने वाले हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये जो भी इकाई 3 है आपकी काव्य शास्त्र वाली, इसके ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं इन पर हम पूरी तरह से यहाँ पर बात करने वाले हैं। यानी कि पूरे जितने भी काव्य शास्त्र के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन पर सब पर चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पर काव्य लक्षण पर बात कर रहे हैं। तो इन काव्य लक्षणों में सबसे पहले हमें संस्कृत के काव्य लक्षणों की चर्चा करनी है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। संस्कृत के काव्य लक्षण यानी कि संस्कृत के आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, जिनमें आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, गद्य पद्य च तद्विधा। इसके लक्षण देने वाले जो आचार्य हैं वो हैं भामा। शब्दार्थो सहितो काव्यम, गद्य पद्य च तद्विधा। इन्होंने जो दिया है अपना ये काव्य लक्षण, इनके कहने का तात्पर्य है कि शब्द और अर्थ परस्पर सहित भाव या प्रतिस्पर्धा करते हुए सामने आते हैं, और वही जो है शब्दार्थ सन्निधि में काव्यत्व होता है। यानी भामा के अनुसार अगर हम बात करें तो शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का सहभाव ही काव्य सौंदर्य का द्योतक होता है। यहाँ पर इन्होंने कहा भी है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, गद्य पद्य च तद्विधा। इसलिए भामा के जो लक्षण हैं इनके आधार पर जो कि शब्द और अर्थ ये दोनों ही परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हुए सामने आते हैं। इसके बाद बात करते हैं दंडी के काव्य लक्षण की। इन्होंने कहा शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी ने कहा है। और इन्होंने जो कहा है दंडी ने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो काव्य है यानी कि काव्य लक्षण है, इन्होंने कहा कि काव्य का शरीर, इसका मतलब कि काव्य का जो शरीर होता है, काव्य का शरीर वांछित अर्थ को उद्घाटित करने वाली जो पदावली है वही काव्य लक्षण है। यानी वांछित अर्थ, जो उसका अर्थ सामान्य रूप से निकले, उसे उद्घाटित करने वाली जो पदावली है उसे ही इन्होंने काव्य लक्षण माना है, पदावली को। तो इस प्रकार से दंडी ने अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत किया। और डॉक्टर नगेंद्र, जो कि हिंदी साहित्य के आलोचक हैं, आचार्य भी माने जाते हैं, इन्होंने भामा के काव्य लक्षण से जब दंडी के काव्य लक्षण को विश्लेषण किया दोनों को, तो इन्होंने क्या कहा कि इष्टार्थ को अभिव्यक्त करने वाला शब्द और शब्दार्थ का साहित्य सहभाव या सामंजस्य एक ही बात है। तो इस प्रकार से इन्होंने स्पष्ट किया कि जिसमें सामंजस्य हो उस वाले लक्षण को हम दंडी और भामा के लक्षण को दोनों को मिला करके यहाँ पर बात रखी इन्होंने। और कि शब्द और अर्थ, और यहाँ पर कि काव्य का शरीर जो है वो वांछित अर्थ, यहाँ भी शरीर यानी कि अर्थ की ही बात हो रही है।
को उद्घाटित करने वाली जो पदावली है उसी को यहाँ पर रखा गया है दंडी के अनुसार। तो इस तरह से कुछ काव्य लक्षण जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इनमें से मुख्य रूप से आपसे ये इसका अर्थ नहीं पूछा जाता, बल्कि आपसे सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि ये काव्य लक्षण किसका है। शब्दार्थो सहितो काव्यम जैसे पूछ लिया गया तो भामा का है। शरीरम तावदिष्टार्थ विवक्षिन्ना पदावली तो दंडी का है। काव्य शब्दों यंग गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये वामन का है। तो इस प्रकार से रीति जो ये हैं आपके काव्य सौंदर्य, ये काव्य लक्षण, ये सभी जो हैं ये संस्कृत आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं और जैसे कि तैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पुराने पेपर अगर आपने देखे हो तो उनमें देखेंगे कि इस प्रकार से या तो इनको मैच करने के लिए आता है यानी सुमेलित करने के लिए आता है प्रश्न, और या तो एक सिंपल सा यानी कि एक ही वाक्य जैसे आपसे पूछ लिया गया कि ये काव्य लक्षण संस्कृत के किस आचार्य ने दिया है। काव्य शब्दों यंग गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, तो वामन ने दिया है। और वामन का एक और फेमस है रीतिरात्मा काव्यसी, रीति को काव्य की आत्मा इन्होंने माना है वामन ने। तो इस प्रकार से इनका जो ये काव्य लक्षण है वो हमारे सामने है। अगला दिया है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये है संस्कृत के आचार्य आनंदवर्धन का दिया हुआ ये काव्य लक्षण। आनंदवर्धन इन्होंने क्या किया है कि काव्य लक्षण पर विचार करते हुए शब्दार्थ को काव्य माना है। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, यानी इन्होंने शब्दार्थ को ही काव्य माना है और उन्होंने कहा कि जो सहृदय के हृदय को आह्लादित या आनंदित कर दे उसी ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। यानी कि इनका एक जो फेमस एक और लाइन है इनकी, ये काव्य से आत्मा ध्वनि, ये इन्होंने लिखा यानी कि आनंदवर्धन ने। जैसा आप जानते हैं ध्वनि के आचार्य माने जाते हैं, तो काव्य से आत्मा ध्वनि इन्होंने काव्य लक्षण भी बताया है। और इस वाले लक्षण में भी शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम में इन्होंने काव्य यानी कि जो ऐसे शब्दार्थ को काव्य माना है जो सहृदय के हृदय को आनंदित कर दे, यानी कि जो पढ़ रहा है, जो काव्य का आनंद ले रहा है, उसके हृदय को जो आनंदित कर दे, वही यहाँ पर काव्य का लक्षण है। अगला है यहाँ पर शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद वेदाह लादकारिणी, ये आचार्य कुंतक की परिभाषा है, मतलब इन्होंने लक्षण दिया है शब्दार्थों सहितो। कुंतक ने क्या कहा है कि अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ काव्य है। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद वेदाद कारिणी, यानी कि इन्होंने एक तो माना कि अलंकार जो है उससे युक्त शब्द और अर्थ जो होते हैं वो एक काव्य होते हैं। दूसरा इन्होंने माना कि अलंकार को काव्य के बाह्य सौंदर्य का विधायक न मानकर बल्कि उसका जो मूल आधार है उसे भी ये स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से जो काव्य मर्मज्ञों की अगर हम बात करें तो जो काव्य मर्मज्ञ इसमें है कि जिन्होंने शब्द और अर्थ को काव्य माना है, उनमें से ये सभी लोग आते हैं। और ये कुंतक का जो ये आप लक्षण देख रहे हैं काव्य लक्षण, ये भी इनके सामने यानी कि अलंकार के आधार पर बाह्य सौंदर्य को विधायक न मानकर बल्कि उसका मूल आधार स्वीकार करना ही दिखाया गया है। अगला है निर्दोष गुणवत् काव्यम अलंकारैर अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीतिंच विन्दति। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भोजराज का जो है काव्य लक्षण है, भोजराज ने दिया है। इस प्रकार से आपको इन पंक्तियों को यानी इन दिए हुए लक्षणों के शब्दों को याद रखना है कि निर्दोष से किसकी पंक्ति शुरू हुई थी। निर्दोष गुणवत् काव्यम अलंकारम अलंकारर अलंकृतम, इस प्रकार से भोजराज ने ये पंक्ति दी है। तो यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो मुख्य हमारे पास काव्य लक्षण है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इन्हीं को आपको याद कर लेना। अगला देखिएगा तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंग कृति पुनः क्वापी, ये मम्मट के द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है। आचार्य मम्मट जो है इन्होंने कहा कि काव्य में शब्द और अर्थ यानी कि तद्दोषो शब्दार्थ, काव्य में शब्द और अर्थ दोष रहित यानी कि दोष रहित जब होते हैं और गुण सहित हो, कहीं पर भी बिना अलंकृति के होते हैं, तो वहां पर जो है ये काव्य
होता है, यानी कि काव्य का लक्षण वहां पर मानना चाहिए। यानी कि अदोष का तात्पर्य जो यहाँ पर है वो है काव्य के दोषों, जैसे आप दोष पढ़ते हैं ना, क्लिष्टत्व पढ़ते हैं, श्रुति कटत्व पढ़ते हैं, ग्राम्यत्व पढ़ते हैं, अश्लीलत्व हैं, ये सभी काव्य के दोषों के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं दोषों के साथ इन्होंने क्या किया कि शब्दार्थ हो, यानी दोषों के साथ जब शब्द के अर्थ समाहित हों और साथ में गुण रहित, दोष रहित और बिना अलंकृति के भी, सगुणा वन अलंकृति पुनः काव्य, बिना अलंकृति के भी जो काव्य लक्षण पेश होते हैं, यानी जो काव्य होता है, उसे इन्होंने काव्य की परिभाषा के रूप में रखा है कि जो भी दोष रहित, गुण सहित या यथासंभव अलंकार युक्त जो शब्दार्थ है, यानी कि जो काव्य है, उसे ही इन्होंने काव्य का लक्षण माना है आचार्य मम्मट ने। अगला है काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। ये आचार्य क्षेमेंद्र ने कहा है, काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। तो इस प्रकार से संस्कृत के कुछ काव्य लक्षण हमने देखे हैं, नीचे कुछ और भी दिए गए हैं, इनको भी आप देख लें कि अदोषो सगुणा सालंकारो, अदोषो सगुणा सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। आपने ऊपर पढ़ा था कि जो है निर्दोषों वाला आपने उनका पढ़ा था, एक मिनट देख लेते हैं फिर से, निर्दोषों वाला था इनका, निर्दोष गुणवत काव्यम ये भोजराज का था, और अभी जब आप देख रहे हैं तो अदोषो सगुण और चालंकारों का च शब्दार्थो काव्यम, ये आचार्य हेमचंद्र के द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है। अगला है निर्दोषा लक्षणवती सरितुर्गुण भूषणा सालंकार रसानेक वृत्ति वाक काव्य नाम वाक, आचार्य जयदेव का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो काव्य लक्षण है वो यही है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी आचार्य विश्वनाथ के द्वारा इन्होंने क्या कहा कि रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है, रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है, इन्होंने कहा। तो ये वाली परिभाषा जो है वो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आचार्य विश्वनाथ ने पहली बार शब्दार्थ की जगह वाक्य में काव्यत्व की स्थिति मानी है, और इसलिए ज़्यादा ही जो है सुंदर शब्दों के साथ देखने को मिलता है, और इसीलिए इस वाली परिभाषा को ज़्यादा पूछा जाता है। वाक्य का रूप लेकर आए और वाक्य भी रसात्मक होना चाहिए, इनके आधार पर कि काव्यत्व तो तब होगा जब एक वाक्य जब वे सब एक वाक्य का रूप लेकर आए और वाक्य भी रसात्मक होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने रस यानी कि रसात्मक वाक्य को ही काव्य माना है। अगला है शब्दार्थो व पुरस्य शब्दार्थ पुस्ताक्त काव्यम, शब्दार्थो व पुरस्य शब्दार्थो पुस्ताक्त काव्यम, आचार्य विद्याधर का ये दिया गया जो है काव्य लक्षण है। अगला है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, जगन्नाथ, आचार्य जगन्नाथ का, पंडित राज जगन्नाथ इनका पूरा नाम है, यहाँ पर लिख देते हैं पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है। तो इनका ये पूरा नाम है, और इनके आधार पर यानी इनके अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादिका यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है, यानी कि जो शब्द अर्थ जिसका रमणीय अर्थ हो और उसका प्रतिपादन वो कर रहा हो वही काव्य है। ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली परिभाषा है। अगला है ननु शब्दार्थो तावत काव्यम, जो कि आचार्य रुद्रट का दिया गया है, ननु शब्दार्थो तावत काव्यम। और इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गए संस्कृत के दिए गए काव्य लक्षणों के बारे में, इसके बाद आप देख सकते हैं हिंदी के विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंट जो भी हैं उन सबको हमने यहाँ पर एक साथ लिया हुआ है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट ने कहा है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ज्ञान राशि के महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कई सारे काव्य लक्षण दिए हैं, जो कि यहाँ पर हम सब एक साथ उनके काव्य लक्षणों को लेने वाले हैं। तो देख सकते हैं पहला इन्होंने जो दिया वो था कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य। कभी कभी यही जो है साहित्य की परिभाषा के रूप में पूछ लिया जाता है बच्चों से कि साहित्य किसे कहते हैं, तो उसका एक सीधा सा उत्तर हो जाएगा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। अगला जो इन्होंने दिया काव्य लक्षण वो दिया है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता के रूप में इन्होंने दिया है कि अंतःकरण की जो वृत्तियां होती हमारे अंदर की उनके चित्र का नाम कविता है, यानी हमारे हृदय में जो चित्र बनता है उन वृत्तियों के माध्यम से वो कविता है, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्पष्ट करते हैं। अगला है कविता प्रभावशाली रचना है,
जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये वाला काव्य लक्षण भी दिया है, यानी कविता के रूप में कि कविता जो है वो प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। अगला देखेंगे, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता, वही यहाँ पर बिंदी नहीं है, वही कविता है, वही कविता है, यहाँ बिंदी नहीं होगी, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगले लक्षण पे बात करते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला लक्षण है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। इस प्रकार से इन्होंने काबिल को जो है कविता को प्रस्तुत किया है, उसके लक्षणों को, कि जिस प्रकार आत्मा की जो मुक्तावस्था होती है वो ज्ञान दशा कहलाती है और उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था जो है वो रस दशा कहलाती है। रस के समर्थक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और इन्होंने उसी के आधार पर जो कविता के लिए उन्होंने जो परिभाषा दी है कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यानी कि जो हमारे हृदय की मुक्ति की साधना, हमारे हृदय में जो उद्गार उठते हैं जिसमें रस भी संलिप्त होता है और साधना के लिए यानी कि अपना कोई उद्देश्य पूर्ण करने के लिए जो साधना व्यक्ति करता है उसके साथ जो मनुष्य की वाणी जिस उस समय जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे भी रामचंद्र शुक्ल का ही यहाँ पर दिया गया है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही ये कथन दिया गया। अगला है शतोद्रेक। शतोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। ये ऊपर वाली परिभाषा से मिलता जुलता है कि शतोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। ये भी रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला है यहाँ पर हिंदी विचारकों के, हिंदी आचार्यों के आधार पर दिए गए काव्य लक्षण के अंतर्गत कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। यानी साहित्य में बहुत ज़्यादा जो है सरलता होनी चाहिए और बहुत सामान्य गति से लिखा, मतलब बहुत सामान्य रूप से समझने वाला होना चाहिए कि जिसे एक जो कि थोड़ा सा मतलब एक चरस खींचता हुआ किसान, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है महात्मा गांधी जी का कि जो कि थोड़ा कम पढ़ा लिखा हुआ भी है लेकिन अगर वो काव्य पढ़ रहा है या उस साहित्य को पढ़ रहा है तो वो उसको खूब अच्छे से समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। ये कथन दिया है महात्मा गांधी ने। अगले वाले पे बात करते हैं कि जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में गति और शांति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं। ये प्रेमचंद जी के द्वारा दिया गया कथन है। इसको आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये दो कथन एक ही लाइन में आ गए हैं इसलिए। अगला ही इन्होंने फिर दिया है कि साहित्य जीवन की आलोचना है, यानी कि प्रेमचंद के द्वारा ही कहा गया कि साहित्य जो है वो जीवन की आलोचना है। आलोचना अच्छी या बुरी दोनों तरह से हो सकती है। अगला दिया है कि साहित्य जीवन की आलोचना, यही ऊपर वाला रिपीटेड हो गया है, इसको नजरअंदाज करें। अगला देखिएगा, डॉक्टर गुलाब राय ने कहा है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेय रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये डॉक्टर गुलाब राय के द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है। और आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे काव्य लक्षण हैं, कितनों कितनों को हम याद करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि याद करने के लिए तो आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन जो बार बार पूछा गया है उसे हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या पुराने पेपर हल कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठती चली जाती हैं। ज़रूरी नहीं आप इस क्लास से बहुत कुछ सीख पाएँ,
लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुन के और उसके बाद में इनको थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी, तैयार होता जाएगा। अगला है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। कविता हमारी परिपूर्ण, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर मिक्स हो गया है, सॉरी। तो ये दोनों ही जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। यहाँ पर दूसरी परिभाषा शुरू हो जाती है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा दी गई परिभाषा यानी कि काव्य लक्षण के अंतर्गत आता है। अगला है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वो चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। महादेवी वर्मा जी के द्वारा दिया गया ये काव्य लक्षण है। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, ये सभी छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं और इन्होंने कविता के ऊपर, काव्य लक्षण के ऊपर अपनी अलग अलग परिभाषाएं इस प्रकार से दी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आपको यहाँ से एक न एक आपको मिल जाता है अगर छायावाद विशेष से दे दिया जाए तो इन सब को आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इसमें जो पूछा जाने वाला है वो ये है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, सुमित्रानंदन पंत जी वाला। अगला है, कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कवि बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। ये भी महादेवी वर्मा जी के द्वारा दी गई इसकी परिभाषा है काव्य की, महादेवी वर्मा। और अब हम बात करेंगे अगले विचारक, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ कुछ रुक गया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसको, देख रही हूँ। यहाँ पर दिया गया कि काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों, सॉरी यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो है वो आ जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर मैं इसको थोड़ा सा एडिट करूँगी, देखती हूँ क्या हो रहा है।